हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र से भूगोल कर रहे हैं और इससे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पूरा घटना चक्र हो चुका है और काफ़ी अच्छे से हुआ है, लाइन बाय लाइन हुआ है। तो आप सब लोग इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें। आज जो हम सब लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे घटना चक्र से और लाइन बाय लाइन करेंगे। आप सब लोग इसको देखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब लोग। ब्रह्मांड जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से है, साधारण अवधारणा, ब्रह्मांड का साधारण अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कातमे द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने दिया था? कामते द बफन ने 1749 में दिया था। किसने दिया था? कामते द बफन ने 1749 में दिया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक कौन था? इमैनुअल कांट ने भी 1754-55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया, जिसे 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। बताइए, लाप्लास ने जिस सिद्धांत को संशोधित किया वह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में, एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना। बताइए, ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पना को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की व्यावीय राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई है। अद्वैतवादी संकल्पना किसका प्रसिद्ध हुआ है? कांट की व्यावीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणुना, द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन? चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हेरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। अब देखिए यहाँ से, ये तो एक सामान्य इसका हुआ पहले अवधारणा। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवाद महाविस्फोटक सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवाद या महाविस्फोटक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेर ने वर्ष 1927 में किया था। कब किया था? मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोटक सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? 1927 में किया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग के नाम से दिया गया। मतलब कि महाविस्फोटक सिद्धांत लेमेंतेर दिया था 1927 में और 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। 1949 में फ्रेडल होयल द्वारा बिग बैंग का उसका नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक सकेंद्र के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थों चारों ओर फैल गई। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य, मतलब कि ब्रह्मांड जो है ना, आकस्मिक जो विस्फोट हुआ ना, ब्रह्मांड चारों ओर फैल गया और इसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य होता है, मतलब दिखता है। गैलेक्सी के अनंत समूह के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? गैलेक्सी के अनंत समूह के जो ब्रह्मांड कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। अब लोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। अब लोक के ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना गैलेक्सी है? 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारा है। मतलब कि गैलेक्सी की संख्या 100 से 200 है। अब प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारा है। इसे तारा को हम लोग गन भी सकते हैं। लगभग बताया है 100 अरब तारा है।
और हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी मंदाकिनी या आकाशगंगा दूध मेखला या दूध मेखला। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला, उसी को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारे आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा में कितना तारे हैं? 100 से 400 100 अरब तारे हैं। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं हम जिस मतलब सौरमंडल में रहते हैं उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, दूध मेखला, मंदाकिनी। मंदाकिनी या आकाश गंगा या दूध मेखला। मिल्की वे, दूध मेखला नहीं, मिल्की वे। वही हिंदी में उसको। हिंदी में बोल दिए। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होते हैं, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार इत्यादि होता है। गैलेक्सी का मतलब अंडाकार, सर्पिलाकार हाँ, और अनियमित आकार का भी हो सकता है गैलेक्सी। एंड्रीमीडा जो है ना हमारे आकाशगंगा का सबसे निकट की आकाशगंगा है। हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट एंड्रोमेडा जो है हमारे आकाशगंगा का सबसे नजदीक का आकाशगंगा है, जो हमारे आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना मिलियन? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.5 मिलियन। हाँ, कितना मिलियन? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे क्या बोलते हैं? मेसियर भी कहा जाता है। मेसियर 31 कहा जाता है। इसको क्या बोलता है? मेसियर 31 कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिका से होती है। तारों का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम जो मिलता है ना, हाइड्रोजन एवं हीलियम जो मिलता है उसी की निहारिका से होती है। नेबुला, उसको क्या बोलते हैं? नेबुला। निहारिका को बोलते हैं नेबुला। नेबुला गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों को गोले के आकार में संगठित गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे का निर्माण के कारक है। बताइए, तारे के निर्माण का कारक क्या हो सकता है? हाइड्रोजन और हीलियम। गुरुत्वाकर्षण बल से हाइड्रोजन और हीलियम का संगठन हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले आकार में हो जाना और उच्च ताप और गति जो है गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया, यही सब तारे का निर्माण करता है। ठीक है, संलयन अभिक्रिया द्वारा पूछेगा। तारे का विखंडन भी जो होता है ना, संलयन अभिक्रिया ही द्वारा होता है और निर्माण भी होता है इसी से। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारे के विकास में क्रम में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण। प्रोटोस्टार। इसके बाद तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष रहता है प्रोटोस्टार की अवस्था में। ठीक ना, 9 या 10 मिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनिष्ट होने लगता है। 9 या 10 मिलियन के बाद क्या होता है? तारे का हाइड्रोजन विनिष्ट मतलब कि खत्म होने लगता है। वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। जैसे विनिष्ट होगा ना हाइड्रोजन ईंधन, तो वह क्या होता है? धीरे धीरे मरने लगता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आधार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष होता है। 10 मिलियन मतलब किसी तारे का जीवन अवधि उसके किसका आकार पर, किसी तारे का जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर। सूर्य के आकार के तारे की अवधि 9 से 10 बिलियन वर्ष होता है। ठीक ना, तारा जितना बड़ा होता जाएगा जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। जैसे हम लोग जितना बड़ा होते जा रहे हैं जीवन अवधि कम होते जाएगा। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो, किसका मतलब कि सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान कितना? तारे का सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो कि अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है और वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम होती जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। मतलब कि जैसे जैसे उसका जब तारा बड़ा होता है ना, वह वृद्धावस्था में चला जाता है। वृद्धावस्था में जाने इस सब और इसका चमक क्या होता है? धीरे धीरे कम होते जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? इसका चमक कम हो जाएगा, कम हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होते रहता है। अब विकास की मुख्य अवस्था यह जो विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसित हो जाता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है और ठंडा होती है और चमक भी कम हो जाता है।
इस स्थिति को क्या बोलते हैं? रक्त दानव। क्या बोलते हैं? रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थ यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके पश्चात क्या होता है? इसके बाद लोहा में परिवर्तित होने हीलियम कार्बन में कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थ यथा जैसे कि लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है। सुपरनोवा। इसके प्रस्तुत तारा में क्या होता है? विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब तारा में विस्फोट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल, कृष्ण वीवर किसको बोलते हैं? ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है, जिनका विवरण देखिए। इसमें जो है रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशा में आता है। आकार के अनुरूप मृत्यु के 3 दशा में आता है। एक होता है कि ब्लैक ड्वार्फ मतलब कृष्ण वामन, एक न्यूट्रॉन स्टार, एक होता है ब्लैक होल और कृष्ण वीवर। हाँ, उसको उसी को ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका जो है ना, जैसे कि ब्लैक होल हो गया में से मतलब कि इसमें कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार, कृष्ण वीवर में से कोई एक प्राप्त करता है। इसमें से जो है ना कोई एक वह अवस्था को प्राप्त करता है, जिनका विवरण जो है ना इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे कि पहला नंबर में दिया हुआ है सूर्य सदृश छोटे तारे। सूर्य सदृश मतलब सूर्य के समान छोटे तारे हो जाए, मतलब तारा तो सूर्य से बड़ा होता है ना, सूर्य के समान छोटे तारे का निर्माण हो। जैसे कि रक्त दानव अथवा रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सोयिक द्रव्यमान मतलब सोलर मास के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होता है तो तारा श्वेत वामन बनेगा। अगर देखिए 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा, अगर सोलर मास के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होता है तो तारा क्या बनता है? श्वेत वामन। इसको फिर से देखिए, सूर्य सदृश छोटे तारे रक्त दानव अथवा अवस्था में रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सोलर मास के अवशेष जो उसका विस्फोट होगा ना, उसका अवशेष सोलर मास के 1.44 गुने के सीमा के अंदर है, वह क्या होगा? श्वेत वामन होगा। और 1.44 सोलर मास को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, इसको याद रखिए। 1.44 को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं 1.44 को, ठीक है। दूसरा है मध्य आकार के तारे। सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाने की संभावना होती है। मतलब कि 1.44 सोलर मास तक रहने वाले तारे 1.44 अगर जिसका सोलर मास है ना, एक तो 1.44 के सीमा के अंदर जिसका है तो वो हो जाएगा श्वेत वामन। अगर 1.44 के बराबर जिसका है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बोलते हैं। अब देखिए अब अधिक है। और देखिए तीसरा हम क्या बोलते हैं? बड़े आकार के तारे या सुपरनोवा विस्फोट। इसके पश्चात जो ना 3 सोलर मास से अधिक अवशेष वाले तारा कृष्ण वीवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। मतलब 3 सोलर मास से जिसका अधिक हो जाएगा ना अवशेष होगा, हाँ, तो उसको क्या बोलेगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना, ब्लैक होल में। ब्लैक होल, ठीक है। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सोलर मास की वह सीमा निश्चित की थी। किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1.44 की मतलब सोलर मास की सीमा की थी, इसीलिए इसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। और कब ये लागू मतलब कि 1930 में इसने खोज की थी, जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान तारे न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण वीवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। अंदर का तारा क्या होता है? श्वेत वामन, और ऊपर में ब्लैक होल का निर्माण होता है, या क्या न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के निर्माण परिवर्तित होता है। ध्यान रहे कि 144 से सोलर द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास का मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सोलर द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है।
किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुना आकार तक के तारे के विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सोलर मास के बराबर अवशेष बनता है। मतलब कि ऐसा कहीं मतलब कि माना नहीं गया कि इसका क्या होगा, मतलब कब ये सोलर मास होगा, लेकिन सूर्य के 8 गुना आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात जो है ना, सूर्य के 8 गुना आकार, सूर्य के 8 गुना आकार तारे के विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सोलर मास से मतलब 1.44 के द्रव्यमान अवशेष बचता है। ठीक ना, देखिए और बताइए, इसके बड़े तारे का अवशेष 1.44 सोलर मास से अधिक होता है। इसका बड़ा तारा का जो है 1.44 सोलर मास से अधिक होता है। इन्हीं तारे के ब्लैक होल बनने की संभावना होता है। जो तारा बड़ा होता है ना, जिसका मास 1.44 से बड़ा होता है, उसी को ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल का बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, बहुत सारा तारा को समा लेता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है, समझे नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। ठीक ना, यहाँ तक कि इसके पास गुजरने वाली कोई भी वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। अगर इसके पास से कोई भी वस्तु गुजरा ना, उसको अपने में समा लेता है। ब्लैक होल को बहुत पावरफुल होता है। इसका उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि व्हाइट ड्वार्फ मतलब सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। भार मतलब मास में। हाँ, अपने मास में मतलब सफ़ेद तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद जो है ना, अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकता है। मास और वेट में बहुत वजन में वही भार वजन में। सुनिए, भार में जो है ना, सफ़ेद तारा जो होता है ना, इसके बारे में समझे, मतलब सफ़ेद तारा के बारे में बोलता है, सफ़ेद मतलब बौना तारा के बारे में। अगर वह निश्चित द्रव्यमान प्राप्त कर लेगा तो वो अपना भार में वृद्धि नहीं कर सकता है। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 को नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं डॉक्टर ए फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दोनों को मिला था। हाँ, 1983 में नोबेल पुरस्कार किसको? चंद्रशेखर और W.A. फाउलर। एस चंद्रशेखर और W.A. फाउलर को। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा में होता है, मृत्यु की दशा को प्राप्त करता है। इस तरह सुपरनोवा एक क्या है? मृत प्राय तारा। सुपरनोवा मृत प्राय तारा कौन है? सुपरनोवा। सूर्य हमारे गैलेक्सी आकाशगंगा के तारे में से एक है। हाँ, गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.9 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 22 से 25 करोड़। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 ईस्वी में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। सूर्य का जो परिक्रमा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर करता है? पूर्व से पश्चिम, जो लगभग 24 दिन से 35 दिन, मध्य भाग से 35 भाग। मतलब देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो लगभग 24 दिन से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। ठीक ना, 35 पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है। ध्रुवीय भाग हुआ 35, जो क्या हुआ? ध्रुवीय भाग हुआ 24 दिन, और मध्य भाग से 35 ध्रुवीय, जो 35 क्या है? ध्रुवीय भाग, उसी को पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है। मतलब 24 दिन और 35 पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है।
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 9 गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है? 13 लाख, हाँ, 13 लाख। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। हाँ। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुना 10 टू द पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष का। निर्वात में निर्वात प्रकाश द्वारा 3 गुना 10 टू द पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? तारे की मध्य दूरी का ज्ञात करने की इकाई। हाँ। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में से इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में कितना होता है बताइए? 45 से 46 मिनट तक की पावर। हाँ, 9.46 गुना 10 की पावर 15 किलोमीटर, ठीक ना? मतलब 15 मीटर होता है। और किलोमीटर में होता है 9.46 गुना 10 की पावर 12। मीटर में होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15। और किलोमीटर में होता है 9.46 गुना 10 की पावर 12। और मिलीमीटर में कितना होता है? 9.46 गुने 10 टू द पावर 18। अच्छा से बैठिए। 18 होता अरे, है। ये पूरा 12, क्या 18, 9.46 गुना 10 टू द पावर 18। ये किसका? मिलीमीटर। मिलीमीटर में। खगोलीय इकाई कितना होता है? 63 मतलब 63.24 गुना 10 टू द पावर 3 मील। खगोलीय इकाई में क्या होता है? 6 मतलब खगोलीय इकाई में इसका दूरी होता है 63.24 गुना 10 टू द पावर 3। और मील में कितना होता है? 5.878 गुना 10 टू द पावर 12। अच्छा, खगोलीय इकाई में खगोलीय इकाई में होता है 63.24 गुना 10 टू द पावर 13 मील। 13 3 होता है। 63.24 गुना 10 टू द पावर 3। और मील में होता है 5.878 गुना 10 टू द पावर 12। ठीक हो गया। चंद्रशेखर सीमोस अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अगर चंद्रशेखर सीमोस अधिक द्रव्यमान हो गया तो क्या होगा? मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक से बाहर चला जाता है तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। मतलब कि अगर चंद्रशेखर सीमोस से ज्यादा उसका गति हो गया, मतलब द्रव्यमान हो गया, तो मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर क्या होता है? नाभिक को छोड़कर चला जाता है, बाहर चला जाता है और न्यूट्रॉन बच जाता है। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहा जाता है। ठीक ना? न्यूट्रॉन बच जाता है, इसी को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो एक चमकीला खगोलीय एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ठीक ना? ऊर्जा उत्सर्जित। आकाश में दिखने तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। मतलब आकाश में दिखने तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होती है, जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है, उसको तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। ठीक ना? एक जगह व्यवस्थित जो होता है तारा, उसी को क्या बोलते हैं? तारामंडल या नक्षत्र। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल कितना तारामंडल है? 88 तारामंडल है। कितना तारामंडल है? 88 तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है, चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला नेबुला ओरियन नेबुला जो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा का समूह है। ओरियन नेबुला। हाँ, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा का समूह कौन है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। और प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और इसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है? पूछेगा कि पृथ्वी का दूसरी निकटतम तारा कौन है, तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ। प्रथम पूछेगा तो सूर्य। बीटलग्यूअस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटलग्यूअस ओरियन तारा का समूह दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ठीक ना? और सबसे पहला चमकीला तारा कौन है? आकाशगंगा का ओरियन नेबुला। हाँ। और बीटलग्यूअस जो ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हार्सेल ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा है।
बताइए दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन है? एक्सपा सेंचुरी। ए, दूसरा वही ना। दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन है? बीटल बीटलगिउस ओरियन। यूएस ओरियन बीटलगिउस ओरियन दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटल्स ओरियन। बीटलगिउस ओरियस। ओरियन तारा के और इसका सबसे पहला चित्र कब खींचा गया था? 1995 में हब्बल दूरबीन के द्वारा। हबल के द्वारा। देखिए तारे जो है ना उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होता है। यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा का अक्षांश के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रक्षेप तारों के क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति के आकाशगंगा का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण यह काला दिखाई देता है। ठीक ना, धन्यवाद। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? ये तो हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोटक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अच्छा बताइए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में के उद्भव की व्याख्या करता है किसका? ब्रह्मांड। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिकार, गोलाकार, अनियमित गैलेक्सी के रूप में। सर्पिकार गैलेक्सी के रूप में रूप से सर्पिकार गैलेक्सी। आकाशगंगा वर्गीकृत किया है सर्पिकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक ना, अब बताइए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 25 करोड़ वर्ष। ये IAS में भी पूछा और 40वां BPSC में ये क्वेश्चन पूछा है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है उसके तारे का रंग जो है मतलब उसके ताप का। मैंने पूछेगा कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर। उससे से पता चलता है ताप से कि तारे का रंग कैसा। बताइए वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। श्याम बीवर होता है। श्याम बीवर एक सिमट गया तारा होता है। मतलब श्याम बीवर वही ब्लैक होल। ब्लैक होल। तारों के कारण घटित आकाश से परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। बताइए कृष्ण विवर। बताइए किस छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? चंद्रशेखर। जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1986 में। 1983 में मिला था। 1983 में मिला था। ठीक ना, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का घनत्व है। इसका क्या कारण है? बहुत उच्च घनत्व है। ये IAS 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए सुपरनोवा है क्या? है सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा क्या? एक मृत प्राय तारा है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में 88। 44वां BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर व क्वासर। कृष्ण मास्टर नहीं है। खगोलीय वस्तु कृष्ण मास्टर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र या तारामंडल। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के समूह का छाया भेजी। उस तारे का नाम बताइए। बीटलगिउस ने बताया था। सबसे चमकीला तारा कौन है? बीटलगिउस। और हब्बल जो है ना, हब्बल का टेलीस्कोप ने इसको चित्र भेजा था। कब भेजा था? कितने ईस्वी में? 1995 में भेजा था। 1995 में 1836 में इसके बारे में बताया और 1937 में जॉन जो हर्शेल इसने बताया था। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारे के मध्य प्रकाश वर्ष। बताइए क्वेश्चन IAS 2001 में पूछा हुआ है। यदि एक प्रक्षेप तारों के क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन है। फिर एक क्वेश्चन है कि IAS 2012 में पूछा हुआ था। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था।
जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारा का पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारा को अपने बाईं ओर लेकर रख कर चलें। इससे भी होता है, पहले के लोग ऐसा ही करता था, घड़ी होता नहीं था, चिन्ह लगा देते, यहाँ 12 बज गया तो यहीं 12 बज गया। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तर्षि। सप्तऋषि। सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, रिस लूनर, बाइट। बाइट तो ये कंप्यूटर का भाग हो गया। बाइट पता है ना? बताइए। कभी कभी समाचार में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध में। ये IAS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। अब बताइए सौर मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? बताइए, सूर्य इसके 8 ग्रह तथा उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करता है। सूर्य क्या करता है? उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की 8 ग्रह और उनके उपग्रह एक पूरे परिवार के। उसके 8 ग्रह हैं सूर्य का, और उसके कुछ उपग्रह हैं, उसका ये पूरा परिवार है, जिससे इसी को क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग कितना? 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 5 मिलियन वर्ष लगभग 5 मिलियन, 5.5 मिलियन वर्ष बोलिए, 4.5 मिलियन वर्ष। 4.6 मिलियन बोलिए ना बात। सौर मंडल में सूर्य और ऐसा खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्ण मान्यता के अनुसार कितनी थी? 9 थी, लेकिन अब कितनी है? 8 है। देखिए कौन कौन है थी ये ग्रह? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद एक और था, प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक ना? 2006 में हटा गया। देखिए 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग, मतलब चेक गणराज्य में प्राग में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बताइए, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह में कब डाला गया? ये डाला गया था 2006 में। 14 से 25 अगस्त 2006 में जो चेक गणराज्य में क्या हुआ? 26वां महासभा बैठक हुआ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का। इसी में से प्लूटो को ग्रह से हटाकर बौने ग्रह में डाल दिया गया। अब जो ग्रह की संख्या 8 हो गई, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक से बैठिए, उस तरह से कहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड है जो ग्रह वही है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत करें और कर सकें और जल स्थितिकी संतुलन बना सकें। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह कक्षा को न काटे। और ये जो है ना, प्लूटो वही कर रहा था। अब अपनी जो परिक्रमा कर रहा था ना, वो ग्रह का मतलब काट रहा था, अपनी निकटतम ग्रह के काट रहा था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। देखिए, ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, ठीक ना? इन भिन्नताओं के कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है, मतलब इनकी अलग अलग दूरी है। कुछ ग्रह जैसे बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, पृथ्वी के भांति कैसा है? ठोस है। वैसे कि बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल क्या है? पृथ्वी के भांति ठोस है। इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। इन्हें क्या, कौन ग्रह बोलते हैं? पार्थिव ग्रह मतलब अंदर वाला ग्रह, पार्थिव ग्रह कहते हैं। कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिसे गैस ग्रह कहते हैं। कौन कौन? जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ जैसे कि बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ क्या हुआ? बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व कैसा है? सर्वाधिक है। सौर मंडल का सबसे 8 ग्रह है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये भी पूछता है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5
अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में इस प्रकार, जैसे बुध का कितना है 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6। तो पृथ्वी का कितना है 5.5 और बुध का 5.4। जितना बड़ा ग्रह है उसका उतना ही कम होता है। देखिए सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्वृष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है 1.989 गुना 10⁻30 किलोग्राम है। 1.989 गुना 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। कितना है 3,33,000 गुना है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। ये आकार में सबसे बड़ा है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, शुक्र कौन है चमकीला ग्रह है और वरुण सबसे सबसे दूर स्थित ग्रह। अच्छा ये बताइए, शुक्र सर्वाधिक चमकीला है, हाँ। लेकिन सूर्य से सबसे नजदीक तो कौन है बुध बुध है। है। लेकिन बुध क्यों नहीं चमकीला, उसका प्रकाश नहीं पड़ता है, प्रकाश नहीं करता। नहीं नजदीकी कारण है ना, इसलिए देखिए उसमें वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, और वह जो है ना सूर्य के बहुत नजदीक है, नजदीक है इस कारण और वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो फिर वह गर्म ही नहीं होगा। जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगता है। मतलब शुक्र जो सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे क्या है दूर है, और इसी कारण जो है ना यह जो है मतलब कि सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। कौन इसको वरुण को 165 वर्ष लगता है। ग्रह जो है ना अप्रकाशवान होते हैं, प्रकाश नहीं होता है, किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रकाश के आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम जो है ना, जैसे कि बृहस्पति हो गया आकार के अनुसार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। द्रव्यमान सबसे किसका होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये कौन है द्रव्यमान के अनुसार। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए एक चीज और आया इसमें, दिमाग थोड़ी देने वाली है कि अगर आकार के अनुसार से पूछेगा ना अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा। और अगर मान गए द्रव्यमान से पूछ देगा अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो बृहस्पति, शनि, जहाँ अरुण था वहाँ वरुण आ जाएगा, जहाँ वरुण था वहाँ अरुण आ जाएगा, बस। और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका होता है? बृहस्पति के पास होता है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति के पास होता है, बृहस्पति का होता है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन में गैसों बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान होता है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस जो है बृहस्पति और शनि में बड़ी मात्रा में है, सर्वाधिक होता है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन को क्या बोलते हैं? आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। गोल्डीलॉक्स जोन एकमात्र सौर मंडल का गोल्डीलॉक्स जोन कौन है? पृथ्वी है। क्योंकि वहाँ जल पाया जाता है। हाँ, जल पाया जाता है। गोल्डीलॉक्स अगर पूछ देगा तो पृथ्वी मारिएगा। हाँ, अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। अन्य की जो खोज जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंडा होता है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अच्छा, यह कौन बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है? निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कौन के कहा वो? ये कोपरनिकस ने बताया। निकोलस कोपरनिकस ने, पोलैंड का था। ये पोलैंड का 1514 में। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इसका लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बात बता दिया था।
भारत के जो था ना, भारत का वराहमिहिर ने वराहमिहिर। लगभग 1000 पूर्व इसके कहने से ये पहले बता दिया था। सबसे पहले जानता था पृथ्वी मतलब कि भारतीय खगोलविद था वराहमिहिर, बराबर। पहले ही बता चुका था कि नहीं जो है ना ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, सूर्य, और उसका चारों चक्कर पृथ्वी लगा रहा है। यह बात वराहमिहिर ने बोल दिया था। चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वराहमिहिर बता दिया था। जर्मनी के खगोलविद जॉन्स केपलर ग्रह गतियों के 3 आधारभूत नियमों का जनक है। ग्रह गति का जनक किसको बोला जाता है? कपलर ग्रह गति का जनक कपलर केपलर को बोला जाता है, ठीक है। कपलर। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का गैलीलियो ने किया था। हाँ। हाँ। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन दिया था। न्यूटन ने दिया था। देखिए आप इसका क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करते हैं सौर मंडल का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। निहारिका नहीं है। निहारिका नहीं, निहारिका तारा वाला, तारा जो कि 53 और 55 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निहारिका तारा है। देखिए निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। हाँ, इसमें तारा कहाँ? जब तारा हो जाएगा तो इसमें तो आइए जाएगा सौरमंडल। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। धूमकेतु का ग्रह है। हाँ, इसका मतलब सौरमंडल का भाग है। निहारिका नहीं है सौरमंडल का भाग। बताइए यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यही किया था कोपरनिकस कोपरनिकस ने किया था। लेकिन 1000 पूर्व कौन बता दिया था? वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पहले ही बता ही दिया था ये बात। भारतीय खगोलीय शास्त्र था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन? कोपरनिकस। यह बीपीएससी 56 और 59 दोनों में पूछा हुआ। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। खगोल शास्त्री गणित निकोलस कोपरनिकस ने ही कहा था। हमारे सौर मंडल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रहे हैं, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। गलत। कौन सा कथन सही है? सघनतम, पृथ्वी सघनतम तो ही है। सही है। पृथ्वी का घनत्व सघनतम नहीं, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का ही ना, 5.5 है, नहीं है? हाँ, ये तो सही है। सही तो है। हाँ तो आप बोले गलत। यही सही है, बोलता है कौन सा कथन सही? तो यही सही है, ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताइए। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 गो। एगो 9 गो ऐसे दे दिया। नहीं, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। 8 गो। बताइए सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? बृहस्पति और शनि। हाँ, बृहस्पति। मंगल और यूरेनस के बीच होगा बृहस्पति और शनि, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य सूर्य और पृथ्वी। और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, हाँ, बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। बुध और शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी स्थित है पृथ्वी स्थित है किसके? शुक्र एवं मंगल के मध्य। हाँ, शुक्र और मंगल। ग्रह के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। हाँ, सही है। कौन ग्रह के बारे में निम्न में क्या सत्य है? सत्य है। अच्छा। यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। गलत है। ये अप्रकाशवान होते हैं फिर फिर भी चमकते हैं, चमकते क्योंकि ये हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। ये सही है। सही। सूर्य के निकटतम ग्रह बताइए। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होगा। बुध हो गया। अच्छा ये बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह नहीं, पहले था मंगल दिया, ये गलत वरुण हो हो जाएगा। जाएगा। ये वरुण हो जाएगा। क्योंकि इसको 165 वर्ष लगता है। तो इस तरह से। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा जाता है? गोल्डी लॉक्स। गोल्डीलॉक्स जो होता है, पृथ्वी जो ग्रहों की खोज, जो बाहर अंतरिक्ष में जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हुआ था, उसके लिए गोल्डीलॉक्स शब्द का प्रयोग हुआ था। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। बाह्य अंतरिक्ष में जो पृथ्वी का खोज अभी चल रहा है, या बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, खोज। उसी को गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। यहाँ जल पाया जाता है। जी सर। अब हम सब लोग सूर्य पढ़ते हैं, ठीक है। जी सर। देखिए सूर्य, बताइए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बात किसने कहा था? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा था। कब कहा था? कब कहा था? 1514। 1514।
बताइए, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? आंखों से दिखाई देता है प्रकाश प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? आंख से दिखाई देगा तो प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य थोड़ा सा अच्छा पढ़िए, अच्छा टॉपिक है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। पीछे भी हाँ। वही 109। सूर्य की मात्रा त्रिज्या, सूर्य की माध्य त्रिज्या है 69,000, मतलब 6,95,508 किलोमीटर। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान, बताइए, सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य के कोर में क्या है? सबसे ज्यादा तापमान है, जिसके कारण गैस और सभी पदार्थ कैसा है? गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है जानते हैं? प्लाज्मा एक चिपचिपा टाइप का, द्रव टाइप का होता है। और इसका लगभग कितना तापमान होता है? इसका लगभग 15 लाख नहीं, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 15 लाख 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, उल्लेखनीय कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सतह का तापमान कितना है? 5500 डिग्री। लेकिन हाँ, और इसका जो है ना कोर का तापमान बहुत ज्यादा है। कोर का तापमान बहुत ज्यादा है। और सतह का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिक की संलयन है। सभी सूर्य का समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। नाभिक अभिक्रिया को 2 भागों में नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन में बांटा जाता है। जहाँ नाभिक विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूटता है, वही क्या बोलता है? नाभिक विखंडन। विखंडन होता है, टूटता है तो विखंडन होगा। देखिए, समझिए ठीक से। नाभिक विखंडन था नाभिक संलयन में। नाभिक संलयन को नाभिक अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया? नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन। जहां नाभिक विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिक में टूटता है, ठीक है? जहाँ टूटेगा वहाँ विखंडन हो जाएगा, जहाँ जुटेगा वहाँ देखिए वही। और नाभिक संलयन क्या है? नाभिक संलयन अभिक्रिया में 2 छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। उसको नाभिक संलयन। उसको नाभिक 2 छोटे नाभिक अगर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहा है उसको नाभिक संलयन। और 2 एक बड़ा नाभिक जो 2 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसी को नाभिक विखंडन कहते हैं। ठीक है, हो गया जी सर। देखिए, तारों से मुक्त होने वाले ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण क्या है? नाभिक संलयन है। नाभिक संलयन अभिक्रिया है। तारों से जो उष्मा मुक्त होती है, तारों का नाभिक संलयन से होता है, इसे पूछता है। ठीक है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संयोजित होकर हीलियम का निर्माण करता है। तारों में क्या करता है? हाइड्रोजन का परमाणु संयोजित होकर एक हीलियम का निर्माण करता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? देखिए, तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। आप पूछे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? हाँ। चंद्रमा जो होती है और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे सूर्य का प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। मैंने आकर उस चंद्रमा का करता है, घेर देता है। यह स्थिति केवल न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। सूर्य का अमावस्या को होता है। हाँ, इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से केवल सूर्य ग्रहण के
समय दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना मतलब सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसी कोरोना बोलते हैं। हीरक वलय मतलब डायमंड रिंग का वह दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। सही बात है। मतलब कि डायमंड रिंग परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण शून्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। बताइए पूर्ण शून्य ग्रहण कितना मिनट से अधिक नहीं हो सकता है? 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला किसको बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश मंडल से तूफान जो है तीव्र गति से निकलता है। तूफान तीव्र गति से निकलता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है सौर ज्वाला कहते हैं। और सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तर ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर उसको क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस, दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। जहाँ काला है वहाँ कलंक है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कलंक बोलते हैं। जिस सौर ज्वाला जहां से निकलता है सौर कलंक, उसी को सौर कलंक कहते हैं। हाँ। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। कौन क्या होते हैं? सौर कलंक सूर्य की अपेक्षा ठंडा होता है, सूर्य जितना गर्म है उससे ठंडा होता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबंध से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को क्या बोलते हैं? प्रभा मंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 4 जनवरी के निकटतम तिथि को कहते हैं। इस स्थिति को पेरीहेलियन कहते हैं, उपसौर। मतलब पृथ्वी के सूर्य के निकटतम दूरी जो होती है 4 जनवरी को होती है। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 4 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरीहेलियन कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को पृथ्वी जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई। और सर्वाधिक नजदीक पर 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और 4 जुलाई को एपीहेलियन, अपसौर। 4 जुलाई अपसौर और 4 जनवरी उपसौर। 4 जनवरी उपसौर। हाँ। 4 जनवरी उपसौर और 4 जुलाई अपसौर। हाँ, ठीक है। खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई। खगोलीय इकाई क्या है? लंबाई मापने की इकाई है खगोलीय इकाई। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी के बराबर होता है। यह नहीं मारी काट लेगा हमरा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.49 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन सॉरी, तो फिर मतलब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। देखिए अन्य इकाइयों में इसे कई प्रकार समझा जा सकता है। मीटर में 149.598 गुना 10⁻⁹, मिलीमीटर में 149.59 गुना 10⁻12, मिलीमीटर में 10⁻12 और मीटर में 10⁻9। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ जैसे गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। ठीक ना। प्लाज्मा द्रव के ठोस द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। तो सूर्य के द्रव में क्या उपस्थित होता है? गैस और प्लाज्मा। ठीक ना। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए, नाभि के संलयन विधि से। सूर्य की ऊर्जा
किससे होती है? नाभिकेशलेन। क्या हुआ आपको? बहुत सुस्त हो जाते हैं आप। नाभिकेशलेन देख रहे नहीं, हैं, आप बहुत सुस्त हो जाते पढ़ रहे हैं तो। हैं। हीरक वाला एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है। केवल पूर्णतः प्राचीन के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वाला एक दृश्य जिसे देखा जाता है, डायमंड रिंग, कब देखा जाता है? इसको केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। सूर्य ग्रहण के समय आप डायमंड रिंग जो है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण के चिन्ह देखा जाता है। जब चंद्रमा जो है ना सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है और कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो डायमंड रिंग दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण से अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या किस कब होता है? न्यू मून डे के दिन। न्यू मून डे के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, न्यू मून डे। हाँ तो बताइए, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पश्चात मेघों के पश्चात मेघों के हिमस्फेटिकों में प्रभामंडल मतलब होलो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। बताइए, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। आईएएस में पूछा। 1 अरब 1 करोड़ 50 लाख। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 1 करोड़ 50 मिलियन किलोमीटर में बोलिए तो मिलियन में हो गया 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 4 जनवरी में 4 जनवरी यहाँ, लेकिन ऑप्शन में 3 जनवरी दिया है। 4 जनवरी होगा। 4 जुलाई का अधिकतम होता है। 4 जुलाई को अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। हाँ, और 3 जनवरी को 4 जनवरी को निकटम होता है। वही 4 और 3। देखिए, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ज्यादा नहीं है, 109 गुना। 109 गुना बड़ा। 109 गुना बड़ा है। क्या आप सब लोग बुध और शुक्र पढ़ना चाहते हैं? बुध और शुक्र पढ़ते हैं। ठीक है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब 88 दिनों में पृथ्वी का बुध जो है पृथ्वी को परिक्रमा करने में, सूर्य को परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक ना। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध पर दैनिक तापमान सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन है? मेरिनर 10 ये पूछता है। बुध के पास से सबसे पास से गुजरने वाला उपग्रह मेरिनर 10, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 सूर्य ग्रह का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल सभी 8 सूर्य ग्रह का चक्कर लगाते हैं। उनकी अवधि इस प्रकार है। बुध 88 दिन, शुक्र कितना दिन? 224 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11 वर्ष, शनि 29 वर्ष और अरुण 84 वर्ष और वरुण 164 वर्ष या 165 वर्ष। तो परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक चातुर्थ धुति निर्धारित करता है। बुध अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। एल्बिडो के कारण इसका चमक कम होता है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का एल्बिडो 0.1 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग कितना होता है? 4879 किलोमीटर। बुध के वायुमंडल में अधिकांशतः रेडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। बताइए, बुध के वायुमंडल में रेडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम पाया जाता है। सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम आदि पाया जाता है। देखिए, एक बुध का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन? बुध। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? बिना उपग्रह के हो जाएगा बुध और शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र। चलिए शुक्र पढ़ते हैं।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। जी सर, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। सूर्य ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र भोर का ग्रह। तारा, सांझ का सूर्य तारा। के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। ग्रह है। सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में हाँ, एक चक्कर लगाता है। एक मतलब चक्कर लगाने में 225 दिन लग जाता हाँ, एक चक्कर लगाने में सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगता है। वर्तमान में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? है। यही शुक्र है। इसका औसत तापमान बताइए। औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड। 464 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस यानी हाँ। 737 केल्विन। शुक्र ग्रहों का सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र कैसे करता है? विपरीत, सूर्य का पूर्व से पश्चिम में दिशा ही हाँ। करता है। शुक्र और एक और ग्रह था वरुण। अरुण। ये उल्टा मतलब है। हाँ, शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। उपलब्ध है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान कितना है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। मतलब इसमें शुक्र पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक ना? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, इसी कारण से ये इस प्रकार शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रेशर कुकर की दशा होती है। ठीक ना? तो ये पूछे थे ना इसके पहले। हाँ, तब कि गर्म क्यों है? हाँ। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसके कारण ये गर्म है। हाँ। अब यहाँ आंसर निकल गया। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम होती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगलिन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990-94 के दौरान चक्कर लगाया। इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया है। मैगलन अंतरिक्ष यान कब भेजा गया था? 1989 में, और 90 से 94 तक इस पर चक्कर लगाया। ठीक ना? अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, शुक्र का सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। इवनिंग स्टार निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा? शुक्र। बताइए, पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष किस ग्रह हेतु भेजा गया था? मैगलन शुक्र ग्रह में 1989 को भेजा गया था। तो किस ग्रह का है? बुध का। हाँ, तो इस तरह से हम सब लोग पूरा पढ़ लिए। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, तो हम सब लोग पूरा अच्छा से आज पढ़ लिए हैं। और आगे का जो होगा पृथ्वी होगा।